नमस्ते दोस्तों। हॉरर स्टोरी विद बजरंग में आपका स्वागत है, जहां हर कहानी आपके दिल की धड़कनों को थाम लेती है और रात का सन्नाटा आपको अपनी गिरफ्त में ले लेता है। आज हम आपको ले चलते हैं मिर्जापुर रेलवे स्टेशन, उत्तराखंड के उन घने जंगलों में जहां सूरज की रोशनी भी डर के साए में कांपती है। यह स्टेशन कोई आम जगह नहीं, बल्कि एक ऐसी दुनिया का दरवाजा है जहां हर दीवार, हर पेड़ और हर साया कुछ न कुछ छिपाए हुए है। वह पुराना बरगद का पेड़ जिसके नीचे बना मंदिर किसी अनजानी शक्ति को समर्पित है, और वह हवा जो रात के सन्नाटे में तुम्हारा नाम पुकारती है। ये सब इस स्टेशन को भूतिया बनाता है। कहते हैं यहां रात की ड्यूटी करने वाला कोई भी इंसान सुबह का उजाला नहीं देख पाता। ये कहानी है सूरज सिंह की, एक ऐसे नौजवान की जिसकी मजबूरी ने उसे उस अंधेरे रास्ते पर धकेल दिया जहां हर कदम पर मौत इंतजार करती है। लेकिन सवाल ये है, क्या सूरज का सामना सिर्फ एक भयानक हादसे से हुआ, या उसने उस शक्ति को छेड़ दिया जो अब भी किसी नए शिकार की तलाश में भटक रही है? तो तैयार हो जाइए, क्योंकि बजरंग में आपका स्वागत है। लेकिन इस बार यह स्वागत उस दुनिया का है जहां से लौटने की कोई उम्मीद नहीं। कस्बा था मिर्जापुर, उत्तराखंड के घने जंगलों के बीच बसा एक छोटा सा गांव, जहां सूरज की किरणें भी पूरी तरह नहीं पहुंच पाती थीं। यहाँ की हवा में एक अजीब सी सर्दी थी जो न सिर्फ शरीर को बल्कि आत्मा को भी छू लेती थी। मिर्जापुर रेलवे स्टेशन, इस कस्बे का एकमात्र रेलवे स्टेशन, सालों से अपनी भूतिया कहानियों के लिए मशहूर था। स्थानीय लोग इसे भूतिया स्टेशन कहते थे, और कोई भी सूरज ढलने के बाद यहां रुकने की हिम्मत नहीं करता था। कहते हैं इस स्टेशन पर काम करने वाले हर कर्मचारी की कहानी अधूरी रह जाती थी। कुछ गायब हो गए, कुछ की अजीब हालात में मौत हो गई, और कुछ ने डर के मारे नौकरी छोड़ दी। फिर भी रेलवे विभाग इस स्टेशन को बंद नहीं करता था, क्योंकि यह पहाड़ी इलाकों को जोड़ने वाली एकमात्र रेल लाइन थी। इसी स्टेशन पर नई नियुक्ति हुई थी सूरज सिंह की। सूरज एक 28 साल का नौजवान, जिसके कंधों पर अपने परिवार की जिम्मेदारी थी। उसका बूढ़ा बाप, बीमार मां और छोटी बहन की पढ़ाई का खर्चा, ये सब उसे इस नौकरी को स्वीकार करने के लिए मजबूर कर रहा था। सूरज को बचपन से ही मिर्जापुर स्टेशन के भूतिया किस्से सुनने को मिले थे। उसकी नानी, जो अब इस दुनिया में नहीं थी, रात को आग के पास बैठकर उसे इस स्टेशन की डरावनी कहानियां सुनाया करती थीं। कहती थीं, सूरज, उस स्टेशन पर कुछ ऐसा है जो इंसान को देखता है, सुनता है और मौका मिलते ही उसे अपने साथ ले जाता है। सूरज तब हंसकर टाल देता था, लेकिन आज जब उसकी नियुक्ति उसी स्टेशन पर हुई थी, नानी की बातें उसके दिमाग में बार बार गूंज रही थीं। सूरज का परिवार गांव में ही रहता था, स्टेशन से कुछ किलोमीटर दूर। उसकी मां ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की थी। बेटा, कहीं और नौकरी ढूंढ ले, उस स्टेशन पर मत जा, वहां की हवा अच्छी नहीं है, मां ने आंखों में आंसू लिए कहा था। लेकिन सूरज के पास कोई और रास्ता नहीं था। घर की हालत ऐसी थी कि अगर वह यह नौकरी छोड़ता तो परिवार भूखा मर जाता। मजबूरी ने उसे उस स्टेशन की ओर धकेल दिया, जिसके बारे में सोचकर ही उसका दिल दहल जाता था। पहला दिन था उसका। सुबह की शिफ्ट थी, जो अपेक्षाकृत सुरक्षित मानी जाती थी। स्टेशन पर दिन के समय कुछ स्थानीय लोग और यात्री दिखाई देते थे, लेकिन जैसे ही सूरज ने स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर कदम रखा, उसे एक अजीब सी बेचैनी ने घेर लिया। स्टेशन की इमारत पुरानी थी, दीवारों पर पपड़ी उतर रही थी और लोहे की रेलिंग पर जंग लग चुकी थी। प्लेटफॉर्म के एक कोने में एक पुराना बरगद का पेड़ था, जिसके नीचे एक छोटा सा मंदिर था, लेकिन उसमें कोई मूर्ति नहीं थी। गांव वालों का कहना था कि वह मंदिर किसी अज्ञात शक्ति को समर्पित था, जिसे कोई देख नहीं सकता था। सूरज का केबिन छोटा सा था, जिसमें एक लकड़ी की मेज, एक कुर्सी और कुछ पुराने रजिस्टर रखे थे। खिड़की के शीशे धूल से अटे थे और बाहर का नजारा धुंधला दिखता था। दिन की शिफ्ट में उसका साथी था रमेश, जो पिछले कुछ सालों से यहां काम कर रहा था। रमेश ने सूरज को देखते ही कहा, नया है ना? ठीक है, दिन में तो यहां सब सामान्य रहता है, लेकिन रात की शिफ्ट से बचना। ये स्टेशन रात को बदल जाता है। सूरज ने हंसकर बात टाल दी,
लेकिन रमेश की आंखों में एक गहरी चिंता थी जो सूरज को अंदर तक हिला गई। पहला दिन बिना किसी घटना के गुजर गया। सूरज ने अपने काम को समझा, कुछ ट्रेनों की आवाजाही देखी और स्टेशन की रूटीन को जाना। लेकिन जैसे ही सूरज घर लौटा, उसे अपने कमरे में एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसे लगातार देख रहा हो। उसने खिड़की बंद की, दरवाजे की सिटकनी चेक की और बिस्तर पर लेट गया। लेकिन नींद नहीं आई। रात भर उसे अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देती रहीं। कभी किसी के कदमों की आहट, तो कभी हल्की सी फुसफुसाहट। सुबह होते ही उसने सोचा कि शायद यह सब उसकी कल्पना थी और वह फिर से स्टेशन के लिए तैयार हो गया। दूसरे दिन जब वह स्टेशन पहुंचा तो उसे अपने सुपरवाइजर अशोक जी ने बुलाया। अशोक जी एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति थे जिनके चेहरे पर हमेशा एक गंभीर भाव रहता था। सूरज, तुम्हारी शिफ्ट बदल गई है। आज से तुम्हारी ड्यूटी रात की होगी, रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक। ये सुनते ही सूरज के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने तुरंत कहा, सर, लेकिन मेरी ज्वाइनिंग के समय तो दिन की शिफ्ट थी। अचानक ये बदलाव क्यों? मैं रात को अकेले इस स्टेशन पर नहीं रह सकता। आप तो जानते हैं इस स्टेशन के बारे में क्या क्या कहा जाता है। अशोक जी ने ठंडी सांस ली और बोले, देखो सूरज, ये तुम्हारी नौकरी है। रेलवे में कभी भी शिफ्ट बदल सकती है। और रही बात इस स्टेशन की, तो अगर तुम्हें यह नौकरी करनी है तो डर को अपने दिल से निकालना होगा। बस इतना याद रखो, रात के समय अपने केबिन से बाहर मत निकलना, चाहे कुछ भी हो जाए। सूरज ने और बहस करने की कोशिश की, लेकिन अशोक जी ने साफ कह दिया, यह हाई अथॉरिटी का फैसला है, मैं कुछ नहीं कर सकता। वैसे भी रात को इस स्टेशन पर कोई ट्रेन नहीं रुकती, न कोई यात्री खिड़की खोलता है, न कोई प्लेटफॉर्म पर उतरता है। तुम बस अपने केबिन में रहो और सुबह तक सब ठीक रहेगा। सूरज का मन भारी हो गया। वह जानता था कि रात की शिफ्ट का मतलब है अकेले उस स्टेशन पर रहना जहां सालों से लोग भूतिया अनुभवों की बात करते थे। उसने बचपन में सुनी कहानियां याद कीं, कहानियां उन कर्मचारियों की जो रात को स्टेशन पर अकेले थे और फिर कभी नहीं लौटे। लेकिन उसके पास कोई चारा नहीं था। वह घर लौटा, अपनी मां को कुछ नहीं बताया और रात की शिफ्ट के लिए तैयार होने लगा। शाम के 7 बज चुके थे। सूरज ने अपने क्वार्टर में खाना खाया और स्टेशन के लिए निकल पड़ा। स्टेशन ज्यादा दूर नहीं था, पैदल ही 20 मिनट का रास्ता था। रास्ते में जंगल की सघन छाया थी और हवा में एक अजीब सी सन्नाटे की गूंज थी। सूरज ने अपने फोन में टॉर्च ऑन की और तेजी से चलने लगा। ठीक 9:45 पर वह स्टेशन पहुंचा। दिन की शिफ्ट वाला कर्मचारी रमेश अपना बैग उठाकर जा रहा था। उसने सूरज का कंधा थपथपाया और बोला, खुद का ख्याल रखना भाई, रात को यह जगह वैसी नहीं रहती जैसी दिन में दिखती है। यह कहकर वह तेजी से चला गया। सूरज अपने केबिन में दाखिल हुआ। उसने दरवाजा बंद किया और खिड़की के शीशे साफ किए ताकि बाहर का कुछ नजारा दिख सके। लेकिन बाहर सिर्फ अंधेरा था। प्लेटफॉर्म पर एक भी बल्ब नहीं जल रहा था और दूर जंगल से सियारों की आवाजें आ रही थीं। सूरज ने खुद को शांत करने के लिए अपने फोन में एक पुराना गाना चलाया और कुर्सी पर बैठ गया। उसने अपनी आंखें बंद कीं और सोचने लगा कि अगर वह रात को केबिन से बाहर नहीं निकलेगा तो शायद सब ठीक रहेगा। लेकिन जैसे ही घड़ी ने रात के 11 बजाए, उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। पहले तो वह हल्की थी, जैसे कोई धीमे धीमे फुसफुसा रहा हो। ने गाना बंद किया और ध्यान से सुना। आवाज अब साफ हो रही थी, कोई उसका नाम पुकार रहा था, सूरज, सूरज। आवाज इतनी ठंडी और गहरी थी कि सूरज के रोंगटे खड़े हो गए। उसने अपने चारों ओर नजर दौड़ाई, लेकिन केबिन में कोई नहीं था। उसने सोचा शायद यह उसका वहम है। उसने फिर से गाना चालू किया, लेकिन इस बार गाना अपने आप बंद हो गया। फोन की स्क्रीन अचानक काली हो गई। सूरज ने फोन को दोबारा चालू करने की कोशिश की, लेकिन वह काम नहीं कर रहा था। तभी उसे केबिन के दरवाजे पर एक हल्की सी खटखटाहट सुनाई दी। पहले तो उसने इसे नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन खटखटाहट तेज होती गई। कौन है? सूरज ने हिम्मत जुटाकर पूछा। जवाब में एक हल्की सी रोने की आवाज आई। मदद करो, मुझे बचा लो। यह एक औरत की आवाज थी जो डर और दर्द से भरी हुई थी।
सूरज का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने सोचा शायद कोई यात्री मुसीबत में है, लेकिन फिर उसे अशोक जी की बात याद आई। रात को केबिन से बाहर मत निकलना। कौन है? बोलो, सूरज ने फिर से पूछा। इस बार उसकी आवाज में डर साफ झलक रहा था। मुझे बचा लो, वो लोग मुझे मार डालेंगे। औरत की आवाज अब और करीब लग रही थी। सूरज का दिमाग दो हिस्सों में बंट गया। एक तरफ वह मदद करना चाहता था, दूसरी तरफ उसे डर था कि यह कोई छलावा हो सकता है। उसने हिम्मत करके दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए और सिटकनी हटाई। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसके सामने एक लड़की खड़ी थी। वह बेहद खूबसूरत थी। उसका चेहरा दूध की तरह सफेद था और लंबे काले बाल हवा में हल्के हल्के लहरा रहे थे। उसकी आंखों में आंसू थे और वह कांप रही थी। प्लीज, मुझे यहां छिपा लो। वो लोग मुझे ढूंढ रहे हैं। अगर उन्होंने मुझे पकड़ लिया तो वो मुझे मार डालेंगे। सूरज को उसकी बातों पर यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन उसकी हालत देखकर उसे तरस आ गया। उसने लड़की को अंदर आने दिया और दरवाजा बंद कर दिया। क्या हुआ? तुम कौन हो? और यहां इतनी रात को क्या कर रही हो? सूरज ने पूछा। लड़की ने कांपते हुए जवाब दिया, मेरा नाम राधिका है। मैं अपने प्रेमी विक्रम के साथ भागने वाली थी। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन मेरे घर वालों को यह बात पता चल गई। विक्रम तो किसी तरह बचकर निकल गया, लेकिन मैं यहां फंस गई। मेरे घर वाले मुझे ढूंढ रहे हैं। अगर उन्होंने मुझे पकड़ लिया तो वो मुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे। प्लीज, मुझे सुबह तक यहां छिपने दो। सुबह विक्रम मुझे लेने आएगा। सूरज को उसकी बातों पर थोड़ा शक हुआ, लेकिन उसकी आंखों में डर इतना साफ दिख रहा था कि उसने उसे टाल नहीं सका। ठीक है, तुम यहीं रुको, मैं तुम्हारे लिए चाय लाता हूं। ठंड बहुत है, तुम कांप रही हो। यह कहकर सूरज केबिन के छोटे से किचन में चाय बनाने चला गया। लेकिन जैसे ही वह चाय लेकर लौटा, उसे एक तेज चीख सुनाई दी। चाय का कप उसके हाथ से छूटकर फर्श पर गिर गया। वह दौड़कर बाहर आया, लेकिन राधिका वहां नहीं थी। केबिन का दरवाजा खुला हुआ था और फर्श पर खून की कुछ बूंदें बिखरी हुई थीं। सूरज का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने बाहर की ओर देखा, लेकिन प्लेटफॉर्म पर सिर्फ अंधेरा था। जंगल से आने वाली सियारों की आवाजें अब और तेज हो गई थीं। उसने हिम्मत जुटाई और टॉर्च लेकर बाहर निकला। राधिका, तुम कहां हो? उसने पुकारा, लेकिन जवाब में सिर्फ सन्नाटा था। तभी उसे प्लेटफॉर्म के दूर छोर से एक और चीख सुनाई दी। वह उस दिशा में दौड़ा जहां बरगद का पेड़ था। जैसे ही वह पेड़ के पास पहुंचा, उसने देखा कि राधिका जमीन पर बैठी थी। उसकी पीठ सूरज की ओर थी और वह कुछ कर रही थी। सूरज ने टॉर्च की रोशनी उस पर डाली और जो उसने देखा, उसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। राधिका के हाथ में एक कुल्हाड़ी थी और वह किसी पर बार बार वार कर रही थी। खून की धाराएं जमीन पर बह रही थीं। सूरज की आवाज अटक गई। उसने चिल्लाकर कहा, राधिका, ये क्या कर रही हो तुम? राधिका ने अचानक कुल्हाड़ी से वार करना बंद किया। उसने धीरे धीरे अपनी गर्दन मोड़ी और सूरज की ओर देखा। सूरज की सांसें थम गईं। उसका चेहरा अब वैसा नहीं था जैसा कुछ देर पहले था। उसकी आंखों की जगह सिर्फ काली पुतलियां थीं और चेहरा खून से लथपथ था। उसके होठों पर एक डरावनी मुस्कान थी और दांत इतने लंबे और नुकीले थे कि सूरज को उल्टी सी आने लगी। वह अपने सामने पड़ी लाश के मांस को अपने हाथों से नोच नोच कर खा रही थी। सूरज इतना डर गया कि उसके पैर वहीं जम गए। उसने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? ये क्या है? राधिका ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने फिर से उस भयानक मुस्कान के साथ सूरज की ओर देखा और अचानक वहां से गायब हो गई, जैसे हवा में मिल गई हो। सूरज का दिमाग सुन्न पड़ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब सच है या उसका वहम। उसने हिम्मत करके उस लाश की ओर कदम बढ़ाए ताकि देख सके कि वह किसकी है। लेकिन जैसे ही वह करीब पहुंचा, उसने देखा कि लाश का चेहरा उसका अपना था। डर के मारे सूरज के मुंह से चीख निकल गई। वह पीछे हटा और उसका पैर एक पत्थर से टकरा गया। वह गिर पड़ा और उसका सिर जमीन से टकराया। सब कुछ धुंधला हो गया और वह बेहोश हो गया। जब सूरज की आंख खुली तो वह अपने केबिन की कुर्सी पर था। सुबह हो चुकी थी और प्लेटफॉर्म पर लोगों की भीड़ जमा थी। सूरज ने बाहर झांका तो देखा कि लोग एक लाश के आसपास खड़े थे।
उसने हिम्मत करके बाहर कदम रखा और भीड़ के बीच पहुंचा। जब उसने लाश को देखा तो उसकी आत्मा कांप उठी। लाश उसकी अपनी थी। उसका चेहरा वैसा ही था जैसा उसने रात को देखा था, खून से लथपथ और आंखें खाली। सूरज समझ नहीं पा रहा था कि अगर वह मर चुका है तो वह यहां कैसे है। तभी उसे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ और पीछे से एक फुसफुसाहट सुनाई दी। सूरज, तुम अब मेरे साथ हो। उसने पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। भीड़ में लोग अब भी उस लाश को देख रहे थे, लेकिन सूरज को अब कुछ और दिखाई देने लगा। प्लेटफॉर्म के दूर छोर पर बरगद के पेड़ के नीचे राधिका खड़ी थी। उसकी आंखें अब भी काली थीं और वह मुस्कुरा रही थी। सूरज के कदम उसकी ओर बढ़ने लगे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे खींच रही हो। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। मिर्जापुर रेलवे स्टेशन आज भी वहीं खड़ा है। स्थानीय लोग कहते हैं कि हर साल वहां कोई न कोई कर्मचारी गायब हो जाता है। कुछ का कहना है कि राधिका आज भी उस स्टेशन पर भटकती है, मदद की गुहार लगाती है, और जो भी उसकी मदद करने की कोशिश करता है वह उसे अपने साथ ले जाती है। क्या आप हिम्मत करेंगे उस स्टेशन पर एक रात बिताने की? शायद राधिका आज भी वहां आपका इंतजार कर रही हो। सूरज की चीख उस सन्नाटे में गूंज उठी, लेकिन मिर्जापुर रेलवे स्टेशन का अंधेरा इतना गहरा था कि उसने हर आवाज को अपने भीतर समेट लिया। जब सुबह उसकी आंख खुली तो वह अपने केबिन की कुर्सी पर था, लेकिन उसका शरीर अब उसका नहीं था। उसकी सांसें रुक चुकी थीं और प्लेटफॉर्म पर पड़ी उसकी लाश खून से सनी थी। चेहरा नोचा हुआ, आंखें खाली, जैसे किसी ने उसकी रूह तक चीर दी हो। भीड़ में लोग उस लाश को घेरे खड़े थे, लेकिन सूरज को अब कुछ और दिखाई दे रहा था। बरगद के पेड़ के नीचे राधिका खड़ी थी। उसकी काली पुतलियां सूरज को घूर रही थीं और उसके होठों पर एक ऐसी मुस्कान थी जो रूह को जकड़ ले। उसकी आवाज हवा में तैर रही थी। सूरज, अब तुम मेरे हो, हमेशा के लिए। सूरज के कदम उसकी ओर बढ़ने लगे, जैसे कोई अनदेखी शक्ति उसे खींच रही हो। उसका शरीर धीरे धीरे अंधेरे में गायब हो गया और उसकी आखिरी चीख सन्नाटे में खो गई। मिर्जापुर रेलवे स्टेशन आज भी वहीं खड़ा है, अपनी भूतिया कहानियों के साथ। गांव वाले कहते हैं कि राधिका अब भी वहां भटकती है, रात के अंधेरे में मदद की गुहार लगाती है। जो भी उसका दरवाजा खोलता है वह उसे उस अंधेरी दुनिया में ले जाती है जहां से कोई वापस नहीं आता। तो दोस्तों, अगर कभी तुम्हें इस स्टेशन पर रात बिताने का मौका मिले तो क्या तुम हिम्मत कर पाओगे? या शायद राधिका अभी भी वहां खड़ी है, तुम्हारा इंतजार कर रही है, उस सन्नाटे में जहां हर साया मौत का पैगाम लाता है। नमस्ते दोस्तों, और बजरंग में आपका स्वागत है। लेकिन इस बार ये स्वागत उस अंधेरे का है जो कभी खत्म नहीं होता।